हेलो हेलो। आवाज़ आप लोगों तक जा पा रही है? ओके करते चले आप लोग। बिल्कुल लाइव आप लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो देखिए, टेस्ट को शुरू से करने से पहले यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें सबसे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। ये टेस्ट वर्थ तभी होगा जब आप खुद से अपना असेसमेंट, खुद से अपना एनालिसिस करेंगे। और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोग कोताही नहीं बरतें। एग्ज़ाम में बहुत अधिक दिन यहाँ पे बचा नहीं है। कोशिश कीजिए कि आज से ही मेरे पैरेलल यहाँ पे पूरी तरीके से कॉपी और पेन लेके बिल्कुल ईमानदारी से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ईमानदारी से जो प्रश्न आ रहा है, अगर उसका आप सही से आंसर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल उसे सही कीजिए। अदरवाइज गलत कर रहे हैं तो उसे गलत भी कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय का जो इतिहास का जो पूरी तरीके से सेक्शनल टेस्ट है। टोटल जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 होगी। और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पूरा टेस्ट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, जिसमें 40, ध्यान रखिएगा, 40 टेस्ट का मैंने जिक्र किया हुआ था आप लोगों से कि बिल्कुल ये फ्री होगा। लेकिन इसमें कंडीशन रहेगा कि 40 टेस्ट मैं तो यहाँ पे डेली आके 10 बजे सुबह में आप लोगों के साथ ही रहूँगा। लेकिन अब आप लोगों की भी ड्यूटी है कि इतने अच्छे से जो भी कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसका आप फ़ायदा उठाएँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो और लास्ट में देखिए, जो भी आपको ठीक से 150 का 150 क्वेश्चन लगाने के बाद नीचे आपने कितना स्कोरिंग किया है, उसका भी आपको यहाँ पे कमेंट करते चलना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है, तो अब हर एक का कमेंट देखना यहाँ पे मतलब इतना आसान नहीं होता है। पूरा पूरा यहाँ पे कॉन्सनट्रेट रहिए, ठीक है। आप सेल्फ आप लेके चलिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत अधिक डिस्कशन करने का समय यहाँ पे नहीं है। वैसे क्वेश्चनों को हम लोग पूरा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे अधिक समस्या आती है। अदरवाइज जो भी जनरलाइज जो प्रश्न होगा उसको हम लोग, ठीक है, ऑन द वे हम लोग तेज़ी से हम लोग देखते चलेंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत को सर्वप्रथम किसने इंडिया कहकर पुकारा? 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा, उसी में आपको अपने कॉपी में, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा वो मेंशन कर लेना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। ध्यान रखिएगा, यूनानियों ने। तो भरत जो राजवंश के नाम से यहाँ पे पड़ा है। एक चीज़ और यहाँ पे है, एक ध्यान रखना है आपको कि बौद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा, सॉरी, जैन धर्म के अनुसार कहा जा रहा है कि जो प्रथम जो तीर्थंकर हैं यहाँ पे, ऋषभ देव के पुत्र के नाम से भी सम्राट भरत के नाम से यहाँ पे भारत का नाम पड़ा है, ऐसा जैनियों का मानना है। तो दूसरे संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, मध्यपुरा पाषाण काल। अब ये फलक संस्कृति क्या है यहाँ पे, तो देखिए, अगर देखें हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल में, तो वहाँ पे क्वार्टराइट जो पत्थर थे उससे जो भी औजार वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे, ठीक है, जो भी चमकीले जो पत्थर है, नुकीले जो पत्थर थे, नुकीले टाइप के औजारों का जिससे हाथ से आसानी से चलाया जा सके, छोटे छोटे पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल को। तीसरा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त कहाँ हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त कहाँ हुए हैं? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए ई यहाँ पे। वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है जिससे कि तीनों यहाँ पे, ठीक है, कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दमदमा। ध्यान रखिएगा, दमदमा। दमदमा से, ध्यान रखिएगा, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा आसान सा जवाब है, जल्दी से आप लोग अपने कॉपी मेंशन करते चले। कमेंट देखिए लाइव यहाँ पे है, कमेंट से ज़्यादा बेटर होगा कि खूब अपने आप सेल्फ, ठीक है ना, कॉपी पेन उठाइए, खुद से प्रयास कीजिए, ज़्यादा वो बेटर होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, और यह पहला जो महानिदेशक के रूप में भी मौजूद थे।
नेक्स्ट, चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक शब्द आया है, ध्यान रखिएगा, चीनी मिट्टी, ठीक है, वो चीन वाला नहीं है, चीनी मिट्टी जो होता है। इसका करेक्ट उत्तर आप लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपको पता होना चाहिए एक नवपाषाणकालीन स्थल है और यहीं से चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल यहाँ पे नहीं है? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, सोहगौरा। ध्यान रखिएगा, सोहगौरा, ठीक है। 6 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा सोहगौरा। वर्तमान में सोहगौरा की स्थिति देखेंगे तो यूपी में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, यूपी में, ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं कृषि के? बहुत फेमस, ठीक है, सवाल है, आपको पता भी होना चाहिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेहरगढ़ से। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम शिक्षा मतलब कृषि के जो साक्ष्य यहाँ पे पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जूते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जल्दी से अपने कॉपी मेंशन करते चलिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए ई हो जाएगा, क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पता होना चाहिए जूते हुए खेतों का, ठीक है, सॉरी, जूते हुए खेतों का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और वहीं से एक साथ 2 फसलों का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी बंदरगाह के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9 का, ठीक है, देखते चलिए आप लोग। 9 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोथल। ध्यान रखिएगा, लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लोथल। बाकी सारा देखेंगे राखी गढ़ी, बनावली, रंगरपुर, ये सब साइट से ध्यान रखिएगा, जहाँ पे लगभग सिंधु घाटी से संबंधित बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे मिले हुए अलग अलग साइट है। नेक्स्ट, मार्टिमम व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरिपुरिया को पहचान की है। हरिपुरिया की पहचान यहाँ पे किससे की है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए हरिपुरिया, ह से हरिपुरिया और ह से हड़प्पा। बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग जान लीजिए। रावी नदी के किनारे, जो पाकिस्तान में वर्तमान में जो मौजूद, ठीक है, जो मोंटमोगरी जो जिला है रावी नदी के बिल्कुल ध्यान रखिएगा बाएं तट पर ये स्थित है। इसके अलावा यह इसको एक अर्ध, ठीक है, सेमी इंडस्ट्रियल औद्योगिक नगर भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसको तोरण द्वार के रूप में, ध्यान रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है तोरण द्वार, ठीक है, तोरण द्वार नगर के रूप में भी हड़प्पा को जानते हैं। तो तोरण द्वार मतलब होता है इंट्री, ठीक है, इंट्री। तो जब भी आप हड़प्पा का स्टडी करेंगे, ठीक है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्टडी करेंगे तो हड़प्पा से ही स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसको तोरण द्वार के रूप में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है? यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको जल्दी से बताना है। सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है, सारा का सारा करेक्ट उत्तर है नगर नियोजन, मुहरों का उपयोग, पशुओं का धार्मिक महत्व, आंतरिक और बाह्य व्यापार। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का अर्थ मुर्दों का घर होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान रखिएगा, किस स्थल का अर्थ मुर्दों का घर यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग बताइए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लोथल। ध्यान रखिएगा, लोथल। लोथल में क्या हुआ है ना, देखिए लोथल एक ऐसा यहाँ पे साइट है जहाँ पे स्त्री और पुरुष, ध्यान रखिएगा, स्त्री और पुरुष के सावधान पद्धति को यहाँ पे एक साथ पाया गया है, इसीलिए उसको मुर्दों के घर के रूप में इंडिकेट किया गया। ऐसे ही तो प्रश्न बनता है, और जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो बार बार ऐसे प्रश्नों को आप, ठीक है, बुक में कहीं भी खोजेंगे जल्दी मिलेगी नहीं, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है।
ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा की संज्ञा दी गई है? ध्यान रखिएगा, नदीतमा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नदीतमा मतलब नदी ही माँ है। तो वो जो नदी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, सरस्वती नदी ये पूरा पूरा सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत ही ये सब आता है। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित शब्द अर्धवायु का अर्थ क्या होता है? अब अर्घयु का अर्थ क्या होता है? बड़ा ठीक है, आसान सा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अर्घ्य का अर्थ यहाँ पे देखिए। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो यहाँ पे यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे तो यजुर्वेद है नहीं, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ऋज संहिता का अर्थात ऋग्वेद का पाठ करने वाला आपको पता होना चाहिए, होता हो जाएगा। ठीक है, यज्ञ विधि का जांच करने वाला आपको ये भी ध्यान रखना होगा, यज्ञ विधि का जांच करने वाला ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। सामवेद का गायन करने वाला उदाता के रूप में, उदाता। ठीक है, और मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का परीक्षण करने वालों को ऋत्विज, ध्यान रखिएगा, ऋत्विज। चलिए नेक्स्ट, किस वेद को ब्राह्मण भी कहा जाता है? अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो चलिए आप लोग गेस कीजिए। ठीक है, किस वेद को, ठीक है, ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा आपको शौक लग सकता है, अथर्ववेद। क्योंकि अथर्ववेद में देखिए सारी की सारी जो बातों का यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जादू टोना से लेके आप देखेंगे यहाँ पे चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, तो यही तो है ब्रह्मा वेद। मतलब ब्रह्मांड में मौजूद उन सारी ही चीज़ों के बारे में इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आसान सा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक जो मंत्र है आपको ध्यान रखिएगा, इंद्र को ही यहाँ पे सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इंद्रों के प्रमुख देवता के रूप में, जो आर्यों के प्रमुख देवता के रूप में मौजूद थे इंद्र के बाद से दूसरे नंबर पे आ जाएगा अग्नि। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? देखते चलिए, कौन सा कथन कह रहा है यहाँ पे सही नहीं है? तो वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है। यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग भी लेती थी, ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल पूछा जा रहा है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक चैनल आता है संसद करके, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा इसमें दिखाया भी गया है कि कैसे उस समय महिलाएं युद्ध वगैरह में, ठीक है, जाती थी। विधवा होने के पश्चात उन्हें विवाह का अधिकार नहीं था। अब यही कह रहा है कि सही नहीं है, जबकि ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उन्हें विवाह का अधिकार भी प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल बिल्कुल एक समतामूलक समाज था। स्त्रियों को अगर, ठीक है, जब भी अगर बात आए ना तो इससे वगैरह हमेशा आप ऋग्वैदिक काल का जिक्र कीजिए कि एक ऐसा काल था जहाँ पे बिल्कुल ही पुरुषों की इक्विवेलेंट इन महिलाओं का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद से धीरे धीरे, माने उत्तर वैदिक काल के दौरान धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति खराब होते चली गई। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों शैलियों में लिखा गया है? बड़ा आसान सा जो जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, गद्य एवं पद। ठीक है, कविता और कहानी एक तरीके से समझ सकते हैं, दोनों ही रूपों में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? आसान सा जवाब है, ठीक है, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का, ठीक है, जनक के रूप में माना जाता है। वेदांगों की संख्या क्या है? ये बहुत अच्छा सा सवाल है। ठीक है, वेदांगों की संख्या क्या है? नाम भी अगर आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल संख्या हो जाएगी यहाँ पे 6। ध्यान रखिएगा 6। अब 6 में, ठीक है, आपको जो जरूर आपको नाम याद रखना चाहिए, जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे कल्प हो गया। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त हो जाएगा, निरुक्त, छंद, इसके अलावा ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष इतना पर्याप्त है। तो कितने बार ये भी पूछ सकता है कि कौन वेदांग में नहीं है या फिर कौन है, या फिर मैचिंग करने के लिए दे सकता है। तो इससे अच्छे से आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जिसका सर्वाधिक वर्णन हुआ है? देखिए, ऋग्वेद में जो सर्वाधिक जिस नदी का जो वर्णन हुआ है आपको पता होना चाहिए, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा,
सिंधु नदी और नदीतमा के रूप में सरस्वती नदी को इंडिकेट किया गया है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 22 का बी। ऋग वैदिक काल में बलि था, बड़ा अच्छा सा सवाल है भी, ठीक है। बलि के रूप में देखिए एक स्वैच्छिक कर था, ध्यान रखिएगा, एक स्वैच्छिक कर। ऋग वैदिक काल में एक कर होता था, ठीक है, जिसका नाम था बलि था। स्वैच्छिक कर के रूप में होता था, जो सक्षम होगा वही देगा, ठीक है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं देगा। अब यही जो बलि जो कर था उत्तर वैदिक काल में आके, ठीक है, बिल्कुल बलपूर्वक तलवार के दम पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वसूला जाने लगा। सूदखोरी एवं महाजनी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को हमेशा आप बहुत सावधानी से लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा उपनिषद यहाँ पे देख रहे हैं, लिस्ट लगा हुआ है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे कठोपनिषद में आपको याद होगा नचिकेता और यम का संवाद मिल जाएगा। मुंडकोपनिषद में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यज्ञ को नौका के रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ईशोपनिषद में यहाँ पे निष्काम कम के सिद्धांत की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 24 का सी। सभा एवं समिति को किस वैदिक देवताओं की दो पुत्रियां यहाँ पे कहा गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए, सभा और समिति को, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा प्रजापति। ध्यान रखिएगा, प्रजापति, प्रजापति को माने सभा और समिति। वर्तमान में इस सभा समिति को आप राज्यसभा और लोकसभा के रूप में भी जान सकते हैं। जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा अच्छा सा सवाल है, जल्दी से आप लोग, ठीक है, अपने कॉपी में आंसर देते चले। देखिए, इसका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा ना, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो जीन का मतलब होता है, देखिए, विजेता जैन धर्म में, और जो विजेता है परलौकिक आत्मा के रूप में जीवित है, उदार है, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति भी उसे हो चुकी है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 26 का ई। निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर के रूप में मौजूद हैं। 24 तीर्थंकर है। पहला तीर्थंकर देखिए ऋषभदेव, बिल्कुल सही है। दूसरा जो तीर्थंकर है, ठीक है, ये मल्लीनाथ नहीं है, बल्कि ध्यान रखिएगा अजीतनाथ है। क्या नाम है? अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ। इससे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सुमेलित यही नहीं है, बी। बाकी 22वें तीर्थंकर अरिष्टेनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर खुद महावीर स्वामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि जैन धर्म की विशेषता यहाँ पे नहीं है? ये भी सोच समझ के आप लोग आंसर लगाइएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ठीक है। चलिए लगाते चलिए आप लोग। देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया। तो देखिए, जैन धर्म में दो चीज़ें, एक देवता और ईश्वर, ठीक है। तो देवताओं को जैन धर्म के अंतर्गत बिल्कुल अपने समकक्ष रखा गया या फिर उससे नीचे रखा गया, ठीक है। तो ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल वहाँ पे नकार दिया गया। बाकी पुनर्जन्म कर्मवाद की बात यहाँ पे की गई। आत्मा को मान्यता पूरी तरीके से प्रदान यहाँ पे की गई। नेक्स्ट, किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सर्प है? तो ये तो जनरली सबको पता होगा यहाँ पे, ठीक है, वैसे आप बता सकते हैं, बताइए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, नाम ही है, देखिए, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में सही नहीं है? ये भी बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसका भी उत्तर भी आप लोग सोच समझ के लगाइए, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कथन श्वेतांबर आपको याद होगा, जो कि श्वेत कपड़ा को धारण करते थे, ठीक है, मैंने हिंट भी कर दिया है। बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीलता की तरफ रुक कर रहे थे, खासकर मोक्ष प्राप्ति को लेके, कैवल्य की प्राप्ति को लेके। तो पहला है मोक्ष प्राप्ति के लिए कह रहा है कि वस्त्र त्याग यहाँ पे आवश्यक है, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पहला ही यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि दिगंबरों का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है, बिल्कुल वस्त्र त्याग आवश्यक है। दिगंबर लोग, नंगा लोग रहता था, ठीक है। बाकी सारा सही है, इस जीवन में स्त्रियाँ निर्वाण के अधिकारी है। कैवल्य ज्ञान के प्राप्ति के बाद भी लोग भोजन कर सकते हैं। और इनके अनुसार 19वीं जो तीर्थंकर जो स्त्री थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महिला थी, ये भी सही है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? बीपीएससी से आप इसी तरीके के प्रश्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कितने बार पढ़े होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे आ गया प्रश्न बन के, प्रथम जैन संगीति। ठीक है, जल्दी से आपको आंसर करना है। ठीक है, कोई गूगल सर्च नहीं, डायरेक्ट आप लोग देखिए। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, ये भी आप लोग जान लीजिए। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में किया गया था। स्थूलभद्र, इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ध्यान रखिएगा स्थूलभद्र। तो याद होगा इसी समय जो श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है, पूरी तरीके से लोग बट जाता है। नेक्स्ट, आगम कहा जाता है। तो आगम देखिए यहाँ पे जैन धर्म के अंतर्गत ही आता है, मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आगम जैन साहित्य को। ठीक है, इसमें लगभग 12 आगम उपागम करके कुछ बहुत सारा चीज़ इसमें मेंशन है। बहुत अधिक डीपली नहीं जाना है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। 12 अंग, ठीक है, 12 अंग के साथ कुछ उपांग करके भी है यहाँ पे। इसके अलावा ठीक है, प्रकीर्ण, छेद सूत्र सब आता है, मूल सूत्र सब आता है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है। यहाँ पे बौद्ध धर्म की कराय की उत्पत्ति के कारण क्या है? देखिए सारा का सारा कारण तो है ही ना, यहाँ पे सारा वैदिक कर्मकांड सब यहाँ पे आ चुका था। यज्ञ वगैरह सब, धर्म में अंधविश्वास, कृषक व्यापारी वर्ग में असंतोष। नेक्स्ट, बुद्ध के पहले धर्मोपदेश को क्या कहा जाता है? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध के पहले धर्मोपदेश, ठीक है, क्या यहाँ पे कहा जाता है? ठीक है, तो उसको जो बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को बोलता है। निर्वाण की यहाँ पे प्राप्ति हो गई, जब उनको असली जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वहीं बोधि पीपल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे। महापरिनिर्वाण जब उनको, ठीक है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कैवल्य की मतलब प्राप्ति हो गई या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, किसके समय किया गया था? तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कालाशोक के समय। ध्यान रखिएगा, कालाशोक के समय यहाँ पे हुआ था। कालाशोक, ठीक है, वंश आपको जनरली इसके बारे में सब पता होना चाहिए, जैसे कि हर्यक वंश। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? ध्यान रखिएगा, कालाशोक के समय ये किया गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया हुआ था? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता जो किया था, बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा यहाँ पे, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और इसी में ग्रंथ जो लिखा गया था, बीपीएससी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम है कथावस्तु। कथावत्सु, ध्यान रखिएगा, कथावत्सु नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक में कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जो उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, और यहाँ पे दिया बरगद वृक्ष, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर यहीं पे हो जाएगा, सब सही सुमेलित नहीं है। बाकी जन्म कमल हो गया, गृह त्याग यहाँ पे इनका घोड़ा हो गया, ठीक है, ज्ञान हो गया यहाँ पीपल का वृक्ष, निर्वाण यहाँ पे हो गया पद चिन्ह, बाकी सब सही है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कब दिया हुआ था गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश? ठीक है, या फिर किसे दिया हुआ था? बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुबध। ध्यान रखिएगा, सुबध को अंतिम उपदेश कुशीनारा में, ध्यान रखिएगा, कुशीनारा में। यही कुशीनारा आज कुशीनगर के रूप में फेमस है, जब अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे बनाया गया है। मध्यम प्रतिपदा किस धर्म का मूल सिद्धांत है? बहुत आसान सा जवाब है। ठीक है, मध्यम मार्ग मैंने हिंट कर ही दिया। तो मध्यम मार्ग का मतलब है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म हर एक चीज़ में, ठीक है, मध्यम मार्ग को अपनाइए। मध्यम मार्ग को अपनाने से समस्याएं दूर हो गई, झगड़ों से आप बच पाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में तंत्र मंत्र के माध्यम से बुद्ध व उनकी पत्नी की
तारा देवी के रूप में यहाँ पे पूजा होती है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध व उनकी पत्नी की तारा देवी के रूप में पूजा होती है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वज्रयान सखा। ध्यान रखिएगा, वज्रयान सखा। ठीक है, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास में इस सखा का भी उदय हुआ था। ठीक है, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन बैसाख पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्व रखता है। क्यों रखता है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी, इसके अलावा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, सब ये चारों के चारों जो देखेंगे यहाँ पे, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 41 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए यहाँ पे 16 जो महाजनपद थी, वत्स आ गया। तो देखिए वत्स जो महाजनपद की जो राजधानी थी, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, वत्स महाजनपद की राजधानी, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी की राजधानी वत्स था। वाराणसी की राजधानी आप देखेंगे, ठीक है, तो काशी हो जाएगा। चंपा, क्या ध्यान रखिएगा, चंपा। ठीक है, चंपा का देखते चलिए आप लोग। ठीक है, अंग हो जाएगा अंग। श्रावस्ती यहाँ पे अयोध्या यहाँ पे हो जाएगा कौशल। ध्यान रखिएगा, कौशल। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और उसके बाद उत्तर भारत में राजनीतिक एकाधिकार के लिए चल रहे संघर्ष में सफलता प्राप्त की। बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा मगध। यही चल रहा था ना, मगध। ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दौरान 16 महाजनपदों में सबसे आगे, जिसे मगध जहाँ महाजनपद या फिर मगध साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। अवंती के राजा प्रघोत का पीलिया इलाज हेतु अपने राज वैद्य जीवक को किसके द्वारा भेजा गया था? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा यहाँ पे बिंबिसार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। बाद में विवाह वगैरह भी ठीक है हुआ। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र नामक स्थापना, ठीक है, नगर की स्थापना पूछ रहा है, ना कि राजधानी बदलाव। ठीक है, तो ये जो स्थापना जो किया गया था, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उदयीन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, उदयीन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक यहाँ पे नहीं था? तो गौतम बुद्ध, मिलिंद, बिंबिसार, प्रसेनजित। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका मिलिंद। ध्यान रखिएगा, मिलिंद। मिलिंद मौर्योत्तर कालीन के समय का है। ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर कालीन के समय का। ठीक है, नेक्स्ट, किसके समय सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया हुआ था? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, नंद वंश चल रहा था, और जब नंद वंश चल रहा था तो उस समय जब आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक था, ध्यान रखिएगा, घनानंद। यही था, घनानंद। ठीक है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ये बहुत अच्छा सा सवाल है, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यौधेय देखिए एक जाति है। ध्यान रखिएगा, यौधेय एक जाति मतलब जाति है जो कार्तिक, गणेश वगैरह लोगों को पूजती है। ठीक है, अब तो खैर नहीं के बराबर है, लेकिन भगवान अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो कार्तिकेय और गणेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, उतना ही आसान भी है। अशोक के अभिलेख से करेक्ट उत्तर हो जाएगा अशोक। यह अशोक का एक अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम है रुम्मिन देई अभिलेख। ध्यान रखिएगा, रुम्मिन, ठीक है, देई अभिलेख। कितना सा आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, रुम्मिन देई अभिलेख। नेक्स्ट, गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अब देखिए, सुदर्शन झील आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको इस सुदर्शन झील को क्लियर रखना है, किसने बनवाया था, कब कब किसने, जिसका, ठीक है, रिपेयरिंग वगैरह, जीर्णोद्धार वगैरह करवाया था। तो ये हो जाएगा पुष्यगुप्त। ध्यान रखिएगा, पुष्यगुप्त। माना जाता है कि चंद्रगुप्त, ठीक है, जब था प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम था, उसी का एक सेनापति या फिर राज्यपाल के रूप में आप समझ सकते हैं। उसी के दौरान ये सब चीज़ हुआ था। आगे चल के फिर अशोक से लेके, ठीक है, बहुत सारे शासक का भी नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, किस शासक को अमित्र घात कहा जाता है? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदुसार।
ध्यान रखिएगा बिंदुसार। बिंदुसार के लिए एक बड़ा फेमस कोट है, ठीक है, एक योग्य पिता का यानी एक योग्य पिता का पुत्र है, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि एक योग्य, ठीक है, पुत्र का पिता भी है। ये हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर आपको करना होगा। बिंबिसार ये हो जाएगा हर्यक वंश वाला, मगध साम्राज्य वाला, और बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का, उसका संतान। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम यहाँ पे क्या है? सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा हर्यक वंश आ जाएगा। हर्यक वंश, उसके बाद से नंद वंश, देख पा रहे दोनों मगध साम्राज्य से बिलोंग करेगा। उसके बाद जस्ट नंद वंश के बाद आपको पता है कि शुरू हो जाएगा कौटिल्य वाला, चंद्रगुप्त प्रथम वाला मौर्य वंश, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा शुंग वंश। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे ई हो जाएगा। ललित विस्तार अंगुत्तर निकाय में तो है ही है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है, दीर्घ निकाय और दीपवंश में है कि नहीं है, ठीक है। स्टार में मार्क कर रहा हूँ, ये आपको लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। अशोक का कौन सा शिलालेख में कलिंग युद्ध से संबंधित है? अब देखिए बहुत सारा अशोक का अभिलेख है, ठीक है, लेकिन कलिंग युद्ध को बार बार पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कलिंग युद्ध का जो संबंध है अशोक का जो शिलालेख है 13वें नंबर से है। ध्यान रखिएगा अशोक का जो शिलालेख है 13वें नंबर से है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारियों की दुर्भी संधियों के बारे में, ठीक है, बताया जाना, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, मौर्य काल में कर प्रणाली, देख पा रहे हैं यहाँ पे मौर्य काल में कर प्रणाली राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सीता, ठीक है, सीता, और इसी का जो प्रमुख होता था सीता अध्यक्ष, ठीक है, तो राजकीय आय से जो प्राप्त होता था सीता। राजतरंगिणी के लेखक यहाँ पे कौन है? नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बहुत आसान सा यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कल्हड़, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख पा रहे हैं, ठीक है, कल्हड़, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? अब यहाँ पे समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पुलवामी है, पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है, करेक्ट उत्तर आपको बताना है। ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, ध्यान रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय से, जिसने मैंने जिक्र किया गया है इसमें कि हर्षवर्धन को शायद इसी में हराया हुआ था, ठीक है, मैंने हराया ही था, ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उधर हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि वाण भट्ट भी है, वो भी अपने आका को बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है वो भी, ठीक है, तो ये चलता ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ऐहोल का संबंध है यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से। सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विघटन किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य देशों का मैंने साफ साफ कहा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? कितना आसान हो गया देखिए आप लोगों के लिए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। शक संवत का आरंभ यहाँ पे कब किया गया था? बहुत अच्छे से देखिए, शक संवत का आरंभ कब किया गया था, टाइम भी बता देंगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो शक संवत का जो प्रारंभ जो किया गया था कुषाणों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कुषाणों के द्वारा 78 ईस्वी में, 78 AD में किया गया था, ध्यान रखिएगा 78 AD में किया गया था। दूसरा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था, किसने किया हुआ था? इसका नीचे आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, विक्रम संवत। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सात वंश का संस्थापक, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिमुक। सिमुक के द्वारा ही सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद लाइन लग जाएगा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिए सबसे शुद्ध जो सोने के जो सिक्के जो जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा किया गया था। लेकिन सबसे जो बड़ी मात्रा में जो सिक्का जो जारी किया गया था, ठीक है, गुप्तों के समय किया गया था, ध्यान रखिएगा गुप्तों के समय, ठीक है, इसीलिए इसे एक स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में। नेक्स्ट,
काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, मैंने खुद से असेसमेंट कीजिए। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रुद्र दमन के। ध्यान रखिएगा, रुद्र दमन के अभिलेखों में मिलता है। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे हो जाएगा हिंद यवनों के द्वारा। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट, हाथी गुम्बा अभिलेख का संबंध किस शासक है? देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। उड़ीसा का जो शासक था खारवेल। ध्यान रखिएगा, खारवेल। सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे? शीशे के जो सिक्के जो चलाए गए थे, ठीक है, सातवाहनों के द्वारा ही इस चीज़ को चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, सातवाहनों के द्वारा। ठीक है, तमिल ग्रंथ शिल्पादिक्रम की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो कमेंट करिए, ठीक है, बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चारों के चारों ही ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। शिल्पादिक्रम की जो रचना जो किया गया था, ठीक है, इसका नाम था, ठीक है, इलंग गुवादिगल हो गया। तुलक्का पियर के द्वारा, ठीक है, तुलक्का पियम की रचना किया गया था। शीतलय सतनार, ध्यान रखिएगा, शीतलय जो यहाँ पे सतनार है, मणि मेखले के नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मणि मेखले। ठीक है, और तिरुवक्तदेव के द्वारा हो जाएगा जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? देखिए, चोर, चेल, पांडे का नाम जरूर सुना होगा, पल्लव का नाम आप लोगों ने नहीं सुना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया हुआ था? ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान जो चलाया गया था उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, नाम था उसका राजेंद्र प्रथम। अब ये दक्षिण पूर्व एशिया देखेंगे इधर, ठीक है, तो ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया आएगा, तो इधर से ये लोग बहुत ही मतलब अटैक करता था स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग से। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस बे ऑफ बंगाल को चोलों का झील बोला जाता था। चोलों का झील, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चोलों का झील। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, ठीक है, करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा ई। सारा का सारा तो हाईले है। देखिए, रेखीय शिखर, विमान, तोरण द्वार, मंडप। दक्षिण भारत में तो मंडप खासकर मंदिरों का अभिन्न हिस्सा के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट, यह प्रणय विवाह था, इसमें युवक तथा युवती को अपने अभिभावकों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि इस विवाह को समाज विरोधी माना जाता था। उपयुक्त विशेषता कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 8 प्रकार के विवाह में से किससे संबंधित है? ये तो समझ ही पा रहे होंगे, गंधर्व विवाह इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, गंधर्व विवाह, क्योंकि बाकी विवाह में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन गंधर्व विवाह देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बहुत आज के समय में इसकी प्रासंगिकता अधिक हो जाती है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जातक कथाओं की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जातक कथा का संबंध करेक्ट उत्तर हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, जो बुद्ध के, ठीक है, पिछले जन्म या फिर बचपन के बारे में दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की है? देखिए, कालिदास की जो रचना है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। प्रियदर्शिका, आप लोग कमेंट करिए किसकी रचना है। ठीक है, प्रियदर्शिका जो रचना है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हर्षवर्धन का। ठीक है, किसका? हर्षवर्धन का। बाकी जो है तीनों को तीनों ये सब किया गया है कालिदास के द्वारा। गुप्तोत्तर काल में कौन सी भूमि उत्पादन क्षमता के अनुसार सबसे कम थी? अब कह रहा है सबसे कम थी यहाँ पे। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बंजर भूमि। अब बंजर और मरु में डिफरेंट यहाँ पे अंतर आ सकता है, लेकिन मरुभूमि में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे कम उत्पादन वाला रेतीली जमीन के रूप में इंडिकेट किया गया है। लेकिन बंजर मतलब बिल्कुल बंजर, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए आप। ठीक है, सही सुमेलित आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बुद्ध चरित्र यहाँ पे नंबर 1 दिया है यहाँ पे। ठीक है, बुद्ध चरित्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखते चलिए।
बुद्ध चरित यहाँ पे दिया अशोक घोष, देवी चंद्र गुप्तम दिया है विशाखा दत्त, रत्नावली दिया है भवभूति और हर्ष चरित्र दिया है बाणभट्ट। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, तो जो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रत्नावली, ध्यान रखिएगा रत्नावली, क्योंकि रत्नावली को हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, और रत्नावली के अलावा यहाँ पे अभी मैंने मेंशन किया था प्रियदर्शिका और ठीक है नागानंद, जो अक्सर हर्षवर्धन में एग्जाम भी लगता है कि शायद इसने नहीं लिखा होगा, किसी से लिखवाया होगा, लेकिन सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है? बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग समझ लिया कि इसका उत्तर आप लोग रखिए अपने पास। ठीक है, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है सॉरी, कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा ना। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पे मुगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुई थी, जबकि ऐसा नहीं था। प्रथम जो बौद्ध जो संगीति हुई थी महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर दिया गया था? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। उच्च पदों को जो यहाँ पे रखा गया था, ठीक है, जो शासक था उस समय चालुक्यों के समय, ध्यान रखिएगा चालुक्यों के समय महिलाओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन किया जाता था। राजकुमारी वगैरह जो होती थी ये तो बिल्कुल ही प्रदेशों की शासिका के रूप में ये लोग मौजूद होती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे? अपनी मातृ नामों से, ठीक है, तो आपको पता ही होगा सातकर्णी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी अर्थात सातवाहन शासक के रूप में लोग मौजूद होगा। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना, बहुत अधिक इंटरटेनिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी है ये, ठीक है, और मेंस का भी नहीं है, मेंस तो बोरिंग में होने ही नहीं देता हूँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि तथ्यात्मक चीज़ों की वजह से, समय कम होने की वजह से थोड़ा मैं क्लास को, ठीक है, तेज़ी में लेके चल रहा हूँ और एक एक जो ऑप्शन है यहाँ पे भी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय अब बहुत अधिक बचा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रश्न अधिक से अधिक लगाएं, बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संगमकालीन अर्थव्यवस्था में निर्यातक वस्तुओं में शामिल नहीं थी? किसमें? निर्यातक वस्तुओं में शामिल नहीं थी। आशा करता हूँ कि पेन कॉपी लेकर आप लोग जरूर लगा रहे होंगे। ठीक है, अगर मेरे साथ लगा रहे होंगे तो आपको बहुत अधिक एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही साथ आप क्लियर कर लेंगे मेरे साथ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संगमकालीन अर्थव्यवस्था में निर्यातिक वस्तुओं में करा के शामिल नहीं थी? अब सारा का सारा देखिए यहाँ पे निर्यात किया ही जाता था। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? बड़ा अच्छा सा सवाल है। विरूपाक्ष, ठीक है, वर्तमान में हम्पी में, कर्नाटक में हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत में तुलक्कम का युद्ध किसके किसके मध्य पे हुआ गया? ठीक है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है, ठीक है, बड़ा फेमस युद्ध है, लेकिन ये राक्षस तांगड़ी नहीं बल्कि तुकलम का युद्ध है। ये युद्ध जो हुआ है, ध्यान रखिएगा, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा, चोल और राष्ट्रकूट, जिसमें राष्ट्रकूट जो शासक था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था कृष्ण सिंह तृतीय ने, माना था कि माना गया था कि लगभग 10वीं शताब्दी में 949 ईस्वी के आसपास चोलों को हरा दिया था। बाद में चोल मजबूत आएगा, इस राष्ट्रकूट को पूरी तरीके से, ठीक है, ख़त्म भी करेगा। ठीक है, हालांकि राष्ट्रकूटों को ख़त्म करने का श्रेय यहाँ पे चालुक्यों को ही यहाँ पे दिया जाना चाहिए। बाद में जब आएगा सब 11वीं 12वीं शताब्दी में चोल बड़े रूप में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं कि आप लोग क्या लगा पाते हैं। ठीक है, तो देखिए करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 711 ईस्वी। अब लग रहा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम तो 712 में आया है। प्रश्न पढ़िए, पहला मुस्लिम आक्रमण। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो सफल आक्रमण और एक पहली बार आक्रमण। तो यहाँ पे सफल आक्रमण नहीं पूछ के पहली बार पूछ लिया है। ठीक है, तो 711 में, और पहला जो सफल आक्रमण के रूप में जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, वही जो दाहिर था जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, वो हुआ था 712 में। ऐसे ही प्रश्न ना आते हैं एग्जाम में तो बड़ा कन्फ्यूजन करता है। गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पे कौन था? बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का संस्थापक था। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए आक्रमण को पूछ लिया, बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे 17 बार उसने आक्रमण किया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
गजनी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गजनी राजवंश की राजधानी देखिए मध्य एशिया की तरफ हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उस समय जो व्यक्ति का नाम था अलप्तगीन, ध्यान रखिएगा, अलप्तगीन के द्वारा ही यहाँ पे ये किया गया था। यामिनी वंश के नाम से आगे चल के जाना गया, ध्यान रखिएगा, यामिनी वंश, ठीक है, यामिनी वंश। तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पे कब हुआ था? देखिए जो भी देखिए हिस्ट्री में डेट वही युद्ध को पूछा जाता है जो इतिहास में खास महत्व रखता है। सारा का सारा डेट आपको याद करना नहीं होता है। तो तराइन का जो प्रथम जो युद्ध जो हुआ था आपको पता होना चाहिए। 1100 देखिए यहाँ पे, ठीक है, 91 भी और 92 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 1191 से 92 तक हुआ है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट जो उत्तर मेंशन किया गया है 1192 ही एक ऑफिशियली आंसर के रूप में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। प्रथम जो युद्ध है यहाँ पे, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 1192 में हुआ है, ठीक है। चलिए, दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? यहाँ पे सही क्रम आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, ठीक है, बहुत आसान सा जवाब होगा। न गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा सैयद। सैयद के बाद भी देखेंगे तो लोधी हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। मेडिवल हिस्ट्री तो देखिए, ठीक है, लगभग मैंने काफ़ी अच्छा खासा करा दिया। मुगल भी मतलब सिर्फ मुगल बचा हुआ है। अगर मेडिवल मेरी क्लास को करे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक प्रश्न मेडिवल से आप लोगों का नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत ही ब्रीफली डिटेल्स पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कराया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के यहाँ पे चलाए गए थे? शुद्ध किसके? अरबी के सिक्के यहाँ पे चलाए गए थे। किस शासक के द्वारा चलाया गया था? उसका नाम है यहाँ पे इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। चालीसा दल का गठन, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, इसको तो आगे बढ़ना चाहिए इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि कथन सही है? बलबन के लिए बोल रहा है, ठीक है। चालीसा दल, चहलगामी का, जिले इलाही का, ठीक है, सारा तो सारा इम्पोर्टेंट ही है यहाँ पे, सारा का सारा उसके लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। सिजदा पबोस, मतलब घुटने पे बैठ के शासक के सामने, ठीक है, अपना भार प्रकट करना। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रक्षा विभाग से, ध्यान रखिएगा, रक्षा विभाग से, ठीक है। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम कौन सा युद्ध यहाँ पे हुआ है? कौन सा युद्ध हुआ है कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। खतौली है, खानवा है, सारंगपुर है और यहाँ पे गागरोन का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सारंगपुर का युद्ध, ध्यान रखिएगा, सारंगपुर का युद्ध। युद्ध की बात करें तो लगभग 1437 के आसपास, इसमें महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ है। नेक्स्ट, सिकंदर सानी का पद भी किसके धारण माने किसके द्वारा मतलब धारण किया गया था? सिकंदर सानी आपको याद होगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कौन सा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारतीय अभियान यहाँ पे किया हुआ था? तो दक्षिण भारत में अभियान करने वाला इकलौता शासक अलाउद्दीन खिलजी, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अपनी सनिक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण किस शासक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु माने रक्त पिपासु के रूप में बोला गया है? यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक ऑप्शन तो बलबन भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बलबन दिया नहीं है, लेकिन तुगलक को ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पागल, स्वप्नशील यहाँ पे सब बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 95 का डी। दीवाने बंदगान की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखिएगा, दीवाने बंदगान की स्थापना किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना, देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया? आगरा की स्थापना खुद सोचिए आप, ठीक है, सिकंदर, ठीक है, लोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। कब किया गया था? 1504 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और 1506 में इसने राजधानी बनाया था।
आगे चल के जब आएगा बाबर आएगा, हुमायूं आएगा तो आगरा का रोल बढ़ जाएगा अकबर तक, ठीक है। आगे चल के शाहजहाँ ही राजधानी का स्थानांतरण करेगा आगरा से दिल्ली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित कारा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखिए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे है ना करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। दाग एवं हुलिया प्रथा प्रारंभ किया गया था, किसके समय से किया गया था? बड़ा अच्छा सा जवाब हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। सेना के लिए लाया गया था, ठीक है। घोड़ों और, ठीक है, जो सैनिक जो होते थे उनकी सिंबॉलिक प्रतीक के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के वर्तमान संरचना से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? देखिए कितना और ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी शाहजहाँ, ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से मतलब निर्मित हुआ है, इस्लामी शैली से देखिए निर्मित हुआ है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बलबन का मकबरा, ध्यान रखिएगा बलबन का मकबरा, इस शुद्ध इस्लामी शैली से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तबकात नासरी का लेखक है? तबकात नासरी का लेखक देखिए बहुत अच्छा सा जवाब हो जाएगा, ठीक है। शम्स सिराज और मिनहाज और सिराज में कन्फ्यूजन नहीं करना है, जो कि तबकात नासरी का लेखक है, ध्यान रखिएगा मिनहाज उस सिराज, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता कहा गया? देखिए कितना इजी प्रश्न है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को ही बोला गया, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसके संबंध में कहा गया है? इसका नाम था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, ठीक है। मोहम्मद बिन बदायूनी बोलता है। नेक्स्ट, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत यहाँ पे आया हुआ था? निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देख पा रहे हैं, देवराय प्रथम। नेक्स्ट, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने भी धारण नहीं की। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा, इसका नाम था, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, बुक्का प्रथम। निम्नलिखित में से किस शासक ने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई? याद रखिएगा सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई, उस शासक का नाम आपको बताना है, थोड़ा सोच के बताइएगा, ठीक है। देवराय प्रथम, ध्यान रखिएगा देवराय प्रथम। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा किया हुआ था? डोमिंगो पायस बड़ा फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा डोमिंगो पायस। बताइए आप लोग डोमिंगो पायस था कहाँ का, ठीक है, कहाँ का था, ठीक है। मेरे ख्याल से पुर्तगाल का होना चाहिए, ठीक है, पुर्तगाल ही कहीं था। आया था किसके समय? तो कृष्ण देव राय के समय ये आया हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से आयंगार व्यवस्था के संदर्भ में गलत यहाँ पे कौन है? अब पूछ रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, एक होता है नयनार व्यवस्था और दूसरा होता है आयंगार व्यवस्था। पूछ किसका रहे? आयंगार व्यवस्था। नयनार व्यवस्था का ही छोटा रूप है आयंगार व्यवस्था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। यह अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या गिरवी नहीं रख सकता था, ठीक है। यही कथन गलत है, जबकि ऐसा कर सकता था, ठीक है। इस नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है। इस नगर में शस्त्र धारण करने योग्य 90,000 लोगों के होने का अनुमान है। उनका राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली। उपयुक्त वर्णन निकोलो कैंडी ने किस राज्य के संदर्भ में किया है? आपको पता होना चाहिए, वो राज्य यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, फारस यात्री अब्दुल रजाक निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आया हुआ था? अब्दुल रजाक किसके समय आया हुआ था? करेक्ट उत्तर जिसका हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय, ध्यान रखिएगा देवराय द्वितीय के समय आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से यहाँ पे बिदर लाया? अब यहाँ पे देखिए बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बिदर जो लाया था, ठीक है।
तो आपको याद होगा बहमनी साम्राज्य जब टूटेगा आगे चल के तो बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ठीक है, बीदर, सॉरी, सारा का सारा चीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बहमनी की राजधानी यहाँ पे गुलबर्गा से जो बीदर जो लाया था उसका नाम बताना है, ठीक है। अहमद शाह प्रथम पूरा नाम है इसका, ठीक है, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। बहुत फेमस नाम है, कला संस्कृति को अपने यहाँ ज़बरदस्त तरीके से संरक्षण दिया, ठीक है। ईरानी कारीगरों को अपने साम्राज्य में बुलाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था, ठीक है, महबूब इलाही कहा जाता था, नाम बताना है आपको। और एक उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने योग की प्राणायाम पद्धति को इस हद तक अपनाया कि उन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा, ध्यान रखिएगा, योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा। बताइए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को, ध्यान रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा गया, ठीक है। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? नक्शबंदी, नाम ही है नक्शबंदी, संगीत वगैरह सब यहाँ पे बैन है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा, ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ख्वाजा उबैदुल्ला की बात करें, ठीक है, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य एवं अकबर के समकालीन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। द्वैतवाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? द्वैतवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, द्वैतवाद, ठीक है, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था माधवाचार्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा, माधवाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए पूरा पूरा चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? ठीक है, श्रृंगेरी पीठ यहाँ पे कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मैसूर में, ठीक है, जहाँ से चले हुए थे कर्नाटक केरला की तरफ से यहाँ पे चले हुए थे केरला की तरफ से, ठीक है, शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, गलत कथन कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर ई हो जाएगा, कोई गलत कथन नहीं है, सारा का सारा सही है। कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन सबको महत्व दिया, संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया, ठीक है। उनके दार्शनिक सिद्धांत को यहाँ पे अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या निम्नलिखित में से किस मत का आधार है? ठीक है, तो ब्रह्म ही सत्य है, जगत ही मिथ्या है, किसने बोला हुआ था? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा अद्वैतवाद के अंतर्गत, जो कि शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। भक्ति आंदोलन में मैंने सबका बड़ी अच्छे तरीके से विश्लेषण किया हुआ है, ठीक है, बताया कि अद्वैतवाद का मतलब क्या है, द्वैतवाद का मतलब क्या है, खासकर शंकराचार्य हो गया, ठीक है, अच्छे से मैंने बताया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सादी के नाम से जाना जाता है? भारत का सादी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट उत्तर हो यहाँ पे हो जाएगा अमीर हसन, ध्यान रखिएगा, अमीर हसन। अकबर का शासनकाल क्या था? ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट यहाँ पे दिया ही नहीं है। 1500 लगभग 56 से लेके 1605 के आसपास। न्याय ढोल माने तबल अदल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? न्याय ढोल की स्थापना, ठीक है, एक शासक का नाम था, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हुमायूं के द्वारा, ध्यान रखिएगा, हुमायूं के द्वारा, ठीक है। न्यायिक मतलब प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हुमायूं ने यहाँ पे किया है, जनता से जुड़ने के लिए। शेर शाह के द्वारा सैनिकों को नियुक्त करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उनके वेतन से संबंधित मामलों के लिए कौन सा विभाग यहाँ पे बनाया था? कौन सा विभाग बनाया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दीवान ए आरिज, ध्यान रखिएगा, दीवान ए आरिज। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है? चलिए इसको स्किप ही करते हैं, पता ही होना चाहिए, शेरशाह सूरी। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बहुत आसान सा जवाब होगा, ठीक है, बैरम खां। एक उसकी माई माने एक उसकी आएगी एक, ठीक है, देख रेख करने वाली धाई माई करके, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके टिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की थी? टकसाल लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की गई थी किसके सिक्कों पे? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन कह रहा है कि सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे मजलिस से जो आम था ना, यहाँ पे पेंशन विभाग से यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, मजलिस से आम को पेंशन विभाग जबकि नहीं था। ये क्या था? तो सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का पूरा एक ग्रुप, एक कम्युनिटी जो हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जियाउद्दीन बर्नी की यहाँ पे नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी की यहाँ पे कृति नहीं है। ठीक है, तो देखिए फतवा जहादारी तारीख फिरोज शाह, ये तो जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, ताज उल मसूर, ध्यान रखिएगा, ताज उल मसूर हसन निजामी का है, ये हसन निजामी का। ठीक है, और आइन सिकंदरी आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बता ही दीजिए आप लोग। आइन सिकंदरी, ठीक है, ये हो जाएगा अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन तो सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। हौज खास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत अच्छा सा सवाल है। हौज खास दिल्ली में ही स्थित है अभी। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके शासन में किया गया था? किसके शासन में किया गया था अलवाई दरवाज़ा का निर्माण? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। इसने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण कराया था। इसने दिल्ली में जहाँपनाह नगर की स्थापना की। इसने तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद किले की स्थापना की। इस शासक का नाम क्या था? अच्छा सा नाम है, ठीक है, आप जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यही था, तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद किले की स्थापना की है। आपको याद होगा दिल्ली दुरस्त अस्थि, ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इस मोहम्मद बिन तुगलक के पिता को यहाँ पे बोला गया था, बेचारा गिर के मर गया। ठीक है, भारत पर महल पसौरी पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पहला हो जाएगा 711। हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर उपदेश देने वाले प्रथम जो संत थे उत्तर भारत वाले, ठीक है, बहुत फेमस नाम है, जिनका नाम है यहाँ पे रामानंद। एक है रामानुज, ध्यान रखिएगा, रामानुज के शिष्य हैं यहाँ पे रामानंद। ठीक है, तो रामानंद 134 नंबर। नेक्स्ट, बिदर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिदर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखते चलिए, कासिम बरीद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कासिम बरीद। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बीच में जो भी यहाँ पे स्थापना जो हुआ है यहाँ पे, जैसे कि गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ठीक है, बरार, सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किसने किसने कौन कौन क्षेत्रों की स्थापना किया था। 5 क्षेत्र हैं। किसने पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया था? आसान सा जवाब हो जाएगा, फैजी के द्वारा किया गया था, फैजी। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? ये भी बहुत आसान सा उत्तर हो जाएगा। अकबर के वित्त मंत्री यहाँ पे हो जाएगा राजा टोडरमल। ध्यान रखिएगा, राजा टोडरमल। इसके अलावा राजा मान सिंह हो गया। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन। किस मुगल शासक के काल को मुगल चित्रकला के चरम उत्सव का काल माना जाता है? देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर। निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक का लंपट मूर्ख उपनाम दिया गया है? तो लंपट मूर्ख बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस तरह का देता है। तो लंपट मूर्ख देखिए, जहांदार शाह को वो बोला गया है, ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह को, ठीक है, साहेब बेखबर बोला गया है। और फरूख सैयर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, घृणित कायर बोला गया है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बोला गया है। अंतिम मुगल बादशाह यहाँ पे कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो 1857 के बाद से इसको निर्वासित कर दिया गया। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? उसका नाम हो जाएगा निजाम मुलक। ठीक है, निजाम मुलक के द्वारा ही हैदराबाद में किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि संबंधित है? तो इसमें देखिए, तृतीय जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, देखिए इसमें तो जो संधि था आपको ध्यान होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि।
पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ पे कब लड़ा गया था? बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। द्वितीय युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था 1556 में यहाँ पे लड़ा गया था, ठीक है। हेमू आप कह सकते हैं, ठीक है। हेमू वर्सेस आप अकबर की सेना के मध्य, ठीक है, जहाँ पे बैरम खान नेतृत्व कर रहा था। उसके आँखें बेचारा हेमू के तीर लग जाती हैं और हिंदू साम्राज्य का सपना टूट जाता है। टीपू सुल्तान के संदर्भ में गलत कथन क्या है? और एक उत्तर हो जाएगा, ये कोई गलत इसमें नहीं। देखिए, जो जैकोबिन का सदस्य था, श्रीरंगपटना में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, श्रृंगेरी मठ को दान भी दिया, अपनी एक व्यापारिक कंपनी भी स्थापित की थी। सबका सब सही है। इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में सही कथन यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की संधि को तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लाइव था, ठीक है। यहाँ पे कौन था, ध्यान रखिएगा, क्लाइव था, ठीक है। और मुगल जो सम्राट था, ध्यान रखिएगा, शाह आलम था। मुगल सम्राट शाह आलम। और बंगाल का नवाब जो था नज्म दौला था, ध्यान रखिएगा, नज्म दौला था, ठीक है। और ये हो जाएगा सुजाउद्दौला, ये हो जाएगा खुद इलाहाबाद का नवाब आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यह संधि क्लाइव एवं सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। कह रहा है कि क्लाइव एवं सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सुजाउद्दौला के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि इसमें कौन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शाह आलम द्वितीय भी था। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का जो शेष जो क्षेत्र है, नज्मदौला को वापस कर दिया गया। तो गलत हो जाएगा ना, नज्मदौला को तो वापस यहाँ पे नहीं किया जाएगा, शाह सुजाउद्दौला किया जाएगा। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा है तो नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना यहाँ पे अवध में रखी गई थी, ठीक है। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा है तो नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना यहाँ पे अवध में रखी गई थी, ठीक है। ये भी गलत है, बाद में ये चीज़ लाया जाएगा। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया, ये भी यहाँ पे सही, ये यहाँ पे सही कथन है। बाकी ये तीनों तीनों गलत है। बक्सर के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पे नहीं था? कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे सिराजुद्दौला, शाह आलम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में यहाँ पे सिराजुद्दौला नहीं था, ये तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया हुआ था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु महाराज की पदवी इसने धारण की। साहित्यकारों ने तीनों समुद्रों को स्वामी किया। मेरे ख्याल से प्रश्न रिपीट हुआ है, ये हुआ है बुक का प्रथम के लिए। चलिए अब लास्ट बस 2 प्रश्न बचा है। चौथ तथा सर देशमुखी कर संबंधित था, ठीक है। ये हो जाएगा मैसूर से। थोड़ा इसमें आप बताइएगा कि कौन लूट का माल था, ठीक है, और कौन रक्षा के नाम पे लिया जाता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई? उस शासक का नाम आपको बताना है, ठीक है। उस शासक का नाम है यहाँ पे देवराय प्रथम, ध्यान रखिएगा, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, किस शासक का नाम उलूग खां है? चलिए, अंत भला तो सब भला। उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ था कि लास्ट में अपना देखिए जो स्कोर है ना, पूरी ऑनेस्टी के साथ नीचे कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग, ठीक है, कितने मतलब किस स्थिति में आप लोग मौजूद हैं, ताकि अगले जो टेस्ट से पूरी तरीके से अगर लगेगा कि आपका स्कोरिंग बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करने का प्रयास करूँगा, जल्दी जल्दी यहाँ पे निकाल लेंगे। लगेगा कि अगर आपका टेस्ट अच्छा है, अगर कट ऑफ में रख दे रहा हूँ लगभग 100+ है, तो आप अच्छी स्थिति में है, मान के चलिए, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी स्थिति में ही है, ध्यान रखिएगा, अच्छी स्थिति में है। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे तो मामला यहाँ पे ठीक हो सकता है, ठीक है। 100 से नीचे है तो फिर बहुत चिंताजनक स्थिति है, अभी बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है जानबूझ के इतना हाई यहाँ पे नहीं किया गया था, वैसे प्रश्नों को ही यहाँ पे रखा गया था जहाँ से, ठीक है, बीपीएससी आमतौर प्रश्न पूछता है। ये नहीं कि अब एकदम हाई फाई प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न यहाँ पे ले आया जाए, ठीक है। और वैसे प्रश्न अगर पूछा ही नहीं जा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप लोग, ठीक है। 10 बजे मैंने मॉर्निंग में फिक्स कर दिया टाइम,
चलती रहेगी। और सेल्फ एनालिसिस अपना आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी में ईमानदारी, ऑनेस्टी ही सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। हमेशा आप लोग इसे ध्यान में रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।